नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रवक्ता नई भर्ती के बारे में। इससे पहले भी दोस्तों प्रवक्ता नई भर्ती पर आधारित मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको प्रवक्ता नई भर्ती के परीक्षा पैटर्न के बारे में बताया था, इसके स्क्रीनिंग के सिलेबस के बारे में बताया था। वो एक डिटेल वीडियो थी जिसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी करके स्क्रीनिंग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लेना, क्योंकि आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। आज की वीडियो में दोस्तों हम प्रवक्ता नई भर्ती की योग्यता के बारे में बात करेंगे। क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, क्या आयु रहेगा, आरक्षण संबंधी प्रावधान, शुल्क कितना पड़ता है, इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। और इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो कि गणित के कुल कितने पद रहेंगे उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो इसके बारे में भी दोस्तों एनालाइज करेंगे भाई गणित के कुल कितने पद रह सकते हैं। संपूर्ण चयन प्रक्रिया पर दोस्तों ये डिटेल वीडियो रहने वाली है, प्रवक्ता की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों एक अभी में एक एग्जाम डेट घोषित होने का इंपॉर्टेंट नोटिस आया है। हो सकता है कि इस एग्जाम के लिए आपने भी अप्लाई किया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिस की। दोस्तों ये आया है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। अब भी दोस्तों ये नोटिस जारी किया गया है, डेट है 28/11/2022 की। नोटिस है रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट नोटिफाइड अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23। दोस्तों इस नोटिस के तहत इन्होंने एग्जाम की डेट को दोस्तों घोषित कर दिया है। अभी हाल में ही एनवीएस की टीजीटी एग्जाम की दोस्तों डेट घोषित हुई थी। कल दोस्तों इसका एग्जाम है 29 को। फाइनली दोस्तों इन्होंने पीजीटी एग्जाम की डेट को भी घोषित कर दिया है। 15 दिसंबर 2022 को आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का एग्जाम होने वाला है। तो अगर आपने नवोदय विद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी पोस्ट के लिए दोस्तों अप्लाई किया था तो आपका एग्जाम 15 दिसंबर 2022 को होगा। एग्जामिनेशन सिटीज विल बी इन्फॉर्म शॉर्टली। जल्दी ही आपको एग्जामिनेशन सिटीज के बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा। अभी एनवीएस के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, 1-2 दिन पहले आ चुके थे एनवीएस टीजीटी के। तो अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। अगर आपने इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया है तो आप इसकी तैयारी करना दोस्तों स्टार्ट कर दें। पीजीटी का एग्जाम होगा 15 दिसंबर 2022। और अगर आपने फॉर्म नहीं भी भरा है, लेकिन अगर आपके किसी जानने वाले ने ये फॉर्म भरा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर लेना, उसे इसके बारे में जरूर अवगत करवा दें। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूकेपीएससी की नई भर्ती जो कि आएगी प्रवक्ता की। दोस्तों उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों ये एक एडवर्टीजमेंट है जो कि यूकेपीएससी के द्वारा लास्ट जो प्रवक्ता भर्ती आई थी उसका दोस्तों एडवर्टीजमेंट है, डिटेल एडवर्टीजमेंट है। कई सारी चीज़ें दोस्तों आपकी एडवर्टीजमेंट में ही मेंशन रहती है, लेकिन अगर आप एडवर्टीजमेंट को ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो फिर हमारी गलतियां होनी स्टार्ट होती है और उसका खामियाजा हमें अंत में भुगतना पड़ता है। तो कभी भी दोस्तों जब आप एडवर्टीजमेंट को पढ़ें तो पूरा पढ़ें, मुख्य चीज़ें तो पढ़नी है, लेकिन अगर आप पूरा एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं तो आपको आधी से ज़्यादा जानकारी वैसे ही मिल जाती है। आज हम दोस्तों इस एडवर्टीजमेंट में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कभी भी जब आप एग्ज़ाम भरते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, क्या आप आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं, इसके अलावा क्या आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा, आरक्षण संबंधी प्रावधान में आप फिट बैठते हैं, और इसके अलावा शुल्क क्या रहने वाला है, इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। तो ये दोस्तों नोटिफिकेशन है जो कि परीक्षा 2020 का है। इसमें देखिए स्टार्टिंग में ही अति महत्वपूर्ण दोस्तों निर्देश यहाँ पर दिए रहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट निर्देश देखिए क्या रहता है, जो हमेशा सेकंड नंबर पे रहता है। अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि उस समय थी 1/11/2022। अब जो भी अंतिम तिथि रहेगी ऑनलाइन आवेदन की, तो उस तक आप जितनी भी अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं हैं और अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी, यानी कि जो इस विज्ञापन की अंतिम तिथि होगी, जैसे उस समय पे 1/11/2020 थी, तो वहाँ तक आपके सारे के सारे प्रमाण पत्र पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बीएड अभी पूरा नहीं हुआ है और आपने यहाँ अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। या फिर अगर आपका कोई आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र है वो इसकी ऑनलाइन आवेदन के अंतिम तिथि से पहले एक्सपायर हो गया है, मान लेते हैं आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है, उसकी वैलिडिटी इससे पहले खत्म हो गई है, तो उसको जल्दी से रिन्यू करवा लें, ठीक है ना। या ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है तो इसको रिन्यू करवा ले। इसके बाद अगर उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक उसको वैलिड होना चाहिए और जितनी भी आपकी शैक्षिक अर्हताएं हैं वो उससे पहले पूर्ण हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसने ऐसे प्रश्न ना करे कि अब मैं अपेयरिंग हूँ
तो मैं क्या भर सकता हूँ? नहीं भर सकते हो भैया। आपको पूरा का पूरा वहाँ तक, अगर आपने इस डेट तक आपने पूरा कर लिया है तो आप भर सकते हो, अदरवाइज नहीं भर सकते हो। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। तो विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। तो ये चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दी होती हैं, इसको आप हमेशा ध्यान में रखें। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि भैया रिक्तियों के विवरण के बारे में। देखिए दोस्तों, जब भी प्रवक्ता की पोस्ट निकलती है तो दो क्षेत्रों में दोस्तों ये पोस्ट निकलती है। एक होती है सामान्य शाखा। सामान्य शाखा को हम जीआईसी स्कूल बोलते हैं। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं जो कि आपके को एजुकेशन वाले स्कूल होते हैं, यहाँ पर छात्र छात्राएं दोनों मिलके पढ़ाते हैं। और एक होता है दोस्तों महिला शाखा, जो कि आपने देखा होगा जीजीआईसी, ठीक है ना, वहाँ पोस्ट होते हैं। तो वहाँ पर केवल गर्ल्स के लिए दोस्तों ये आपके स्कूल्स बनाए होते हैं। तो जब भी प्रवक्ता की भर्ती निकलती है तो दो शाखाओं में निकलती है, एक सामान्य शाखा में, एक महिला शाखा में। तो देखिए पिछले बार 544 पद दोस्तों सामान्य शाखा में निकले थे, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पदों की संख्या भी आपको दी गई है, और इसमें इसको आरक्षण वाइज भी दोस्तों आपको क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पर अब दोस्तों हम बात करेंगे देखिए गणित के पदों की। तो गणित के पद दोस्तों 30 निकले थे कुल मिला के, और इसमें अनारक्षित के लिए 14 पद निकले थे। जबकि हम बात करेंगे, अगर हम नीचे देखिए तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो 36 आरक्षण का विवरण भी पूरे अच्छे से दिया रहता है। मैंने इस पर भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें हैं। देखिए प्रवक्ता संवर्ग महिला की कुल 27 पद। तो गणित के दोस्तों यहाँ पर 4 पद निकले थे, नहीं कुल मिला के दोस्तों 34 दोस्तों पोस्ट निकली थी, जिसमें से केवल 5 या 6 पद दोस्तों भरे गए, ठीक है ना। तो अगर इसमें से 5 या 6 दोस्तों अगर केवल पद भरे गए हैं, मान लेते हैं अगर इसमें से 6 पद अगर दोस्तों भरे गए हैं, तो भी दोस्तों आपके पास जो 28 पद हैं वो इस रिक्रूटमेंट के खाली रह जाते हैं, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि उसको अगली भर्ती में अंतरित किया जाना अति आवश्यक है। तो वो दोस्तों डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, आगे की भर्ती में ऐड ऑन हो जाएंगे। ये बात आपने समझनी है। तो ऐसे जो कई अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि जहाँ पर 0 पद हो जाएंगे, वो दोस्तों कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही, एडवर्टीजमेंट के स्टार्टिंग में दोस्तों क्या लिखा होता है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ये हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि जो रिक्तियों की संख्या है वो घटाई व बढ़ाई जा सकती है। देखिए ये एक तरह से अधिकार होता है कि रिक्तियों की संख्या को आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी दोस्तों तो फाइनली एडवर्टीजमेंट नहीं आया, लेकिन जब भी एडवर्टीजमेंट आएगा तो उसको डेफिनेटली आपको दोस्तों वहाँ पर गणित की कई पद आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 2020-22 में भी दोस्तों कई सारे जो टीचर्स हैं वो रिटायर्ड हुए हैं, और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि क्योंकि दोस्तों जब जब आपका वो विज्ञापन बनाया गया था, यानी कि जो अध्याचन भेजा गया था, तो वो आज का अध्याचन नहीं है दोस्तों, काफ़ी पहले का वो अध्याचन है। तो उसमें दोस्तों डेफिनेटली आपके पदों की संख्या बढ़ेगी, और यही हमारा भी प्रयास रहेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन लोग हैं जो कि प्रवक्ता भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधी भर्ती के लिए दोस्तों ये अर्हताएं होनी आवश्यक है। आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करेंगे प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और मनोविज्ञान और अंग्रेजी। इन सब के लिए एक ही योग्यता है कि आपको संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है, और इसके अलावा आपके पास बीएड की उपाधि होना है आवश्यक। अगर आपने बीएड नहीं किया है तो आप एलटी डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और इसके अलावा दोस्तों आपको बीएड की उपाधि होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत का कोई मामला नहीं है। अब ऐसा मत कहना कि कितनी परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है कि न्यूनतम इतने प्रतिशत अंक, फलाना इतने प्रतिशत अंक, कुछ भी नहीं लिखा है। तो ऐसा मत कहना कि भैया सिंपल सी बात है, अगर आपने सिंपली पोस्ट ग्रेजुएट पास किया है और अगर आपने बीएड अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप सीधे सीधे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर टीटी की भी आवश्यकता नहीं है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आवश्यक नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है और आपने बीएड करना है तो आप प्रवक्ता के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान और अंग्रेजी की। लेकिन अब देखिए कुछ ऐसे हैं सब्जेक्ट जिनके लिए कुछ एक्स्ट्रा मांगा जाता है। जैसे हम बात करेंगे प्रवक्ता नागरिक शास्त्र की, तो अगर आप नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो आपको राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा साथ में बीएड। तो राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस में आपको चाहिए स्नातकोत्तर की उपाधि, इससे आप प्रवक्ता नागरिक शास्त्र बनेंगे, ठीक है ना। अगर आप प्रवक्ता जीव विज्ञान बनना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं जिनको
जिनसे अगर आप इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में स्नातकोत्तर की उपाधि है तो आप प्रवक्ता जीव विज्ञान बन पाएंगे, वनस्पति विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी। अगर आप इसमें एमएससी हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है, साथ में आपको क्या चाहिए होगा, बीएड चाहिए होगा। अब देखिए प्रवक्ता हिंदी, प्रवक्ता हिंदी के लिए क्या चाहिए, प्रवक्ता हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा मांगा जाता है। इसमें एक तो साथ में आपको एमए में हिंदी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट में आपको हिंदी की उपाधि होनी चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि। इसके अलावा दोस्तों आपको ग्रेजुएट लेवल पे संस्कृत भी होना अनिवार्य है, ठीक है ना। या फिर अगर आप किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि आपके पास है तो भी आप चल जाएगा। तो प्रवक्ता हिंदी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मांगा जाता है कि एमए हिंदी के साथ साथ आपको ग्रेजुएट लेवल पे संस्कृत होना भी अनिवार्य है, साथ ही साथ आपको बीएड भी चाहिए। तो बीएड तो आप मान के चलिए सभी जगह पे दोस्तों अनिवार्य है, ठीक है ना। इसके अलावा प्रवक्ता संस्कृत की बात हम करेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों ध्यान पूरा है, इसकी थोड़ा डिफरेंट है। पहली बात तो अगर आप किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत की उपाधि है तब तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर इसके अलावा आपके पास किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित ज्योतिष, आचार्य नव्य व्याकरण, आचार्य वेद या फिर आचार्य तुलनात्मक दर्शन की उपाधि होनी चाहिए। सिंपली अगर आप एमए संस्कृत से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, साथ में बीएड चाहिए। तो बीएड तो आपने करना ही करना है। प्रवक्ता कला में देखें तो प्रवक्ता कला में दोस्तों क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग में स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए, ठीक है ना। रेखांकन और चित्रकला में एमए चाहिए और साथ ही आपको बीएड चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रवक्ता कला है उनको बीएड नहीं चाहिए, बीएड वालों को मतलब बीएड तो इसमें अनिवार्य है, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। अभी आप देख रहे हैं कि भैया अल्टी में कैसा विवाद चल रहा है बीएड और नॉन बीएड का, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा है कि भैया आपको बीएड तो चाहिए, बिना बीएड के आप प्रवक्ता में अप्लाई नहीं कर सकते। प्रवक्ता कृषि शास्त्र की हम बात करेंगे तो कृषि शास्त्र में भी आपको एग्रीकल्चर में, कृषि शास्त्र में आपकी स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, साथ ही आपको दोस्तों क्या होगा, बीएड की इसमें आवश्यकता होगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ अधिमानी अर्हता है जो कि उतनी आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको अधिमान दिया जा सकता है अगर सीधी भर्ती के मामले में आपके अंक किसी अन्य अभ्यर्थी के बराबर हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, प्रादेशिक सेना में अगर आपने 2 वर्ष की सेवा की हो, या फिर आपके पास एनसीसी का, आपके पास बीएससी सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास एनएसएस का सी प्रमाण पत्र हो, तो आपको अधिमानी अर्हताएं यहाँ पर दी जाएंगी। तो ये दोस्तों आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले कि आपकी जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है ये आपकी पहले पूरी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने कि 2-2 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट किया होता है, जैसे कि कोई संस्कृत से भी होता है, कोई हिंदी से भी होता है, इसके अलावा कोई गणित से भी पीजी होता है, साथ साथ इकोनॉमिक्स से भी उसने पीजी किया हो सकता है। तो क्या वे लोग 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कई लोग ऐसा प्रश्न मुझसे पूछते हैं, या वे केवल एक ही सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो दोस्तों आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रवक्ता में एक ऐसी सुविधा मिलती है कि आप 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आप आवेदन पत्र आपका एक ही लगेगा, उसमें आपके क्या होंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट आपके मेंशन हो जाएंगे। एक से ज़्यादा आवेदन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि आप गणित के लिए अलग कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लिए अलग कर रहे हैं, राजनीति शास्त्र के लिए अलग कर रहे हैं, नहीं, आपको एक ही आवेदन करना होगा, लेकिन आपको शुल्क सबका अलग अलग देना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए एक एग्जाम्पल से आपको दिखाया गया है कि अगर मान लेते हैं कि आप दो अगर आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो महिला अभ्यर्थी उनको एडवांटेज होता है कि वो सामान्य शाखा में भी जा सकती हैं और महिला शाखा में भी जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामान्य शाखा जीआईसी और महिला शाखा यानी कि जीजीआईसी। तो उनको क्या होता है कि अगर वो दोनों शाखाओं में अप्लाई करना चाहती हैं तो उनको एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन दोनों शाखाओं में उसी के अंदर आवेदन करना होगा। तो उनको 150 रुपये और 150 रुपये यानी कि दोनों के लिए आपका शुल्क देना पड़ेगा। जनरली जो शुल्क होता है वो 150 रुपये होता है, इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, महिला की मैं बात करूंगा, साथ ही साथ वो 2 शाखाओं के लिए अगर मान लेते हैं अप्लाई करेगी, तो पहले तो 2 सब्जेक्ट का 150 प्लस 150, और वो साथ ही साथ 2 शाखाओं के लिए अप्लाई करिए सामान्य प्लस महिला, तो कहने का मतलब है कुल मिला के उसको 600 रुपये पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो जितनी शाखाओं के लिए आप अप्लाई करेंगे, जितने सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, उतना शुल्क ज़्यादा होगा, लेकिन आवेदन पत्र एक ही होगा। ये आपने दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब बात आती है जितने भी आपके सर्टिफिकेट है दोस्तों, इनको आपने आगे जाके अपलोड करना होता है। तो जैसे कि हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है, बीएड है, एलटी है, जितनी भी आपके प्रमाण पत्र हैं, इन सबको दोस्तों आपने आगे जाके अपलोड करना होता है। और इसके अलावा आपको इनको सेल्फ अटैच करके भी एक लिफाफे में आयोग के कार्यालय को दोस्तों भेजना होता है जब आपका मुख्य परीक्षा में चयन होता है। तो उस केस में भी आपको क्या करना होता है कि
ऐसा नहीं है कि आप एक ही आवेदन में उसको करेंगे, वहाँ पर दोस्तों आपको क्या करने पड़ते हैं, अलग अलग लिफाफे बनाने पड़ते हैं। जैसे कि आपने अगर प्रवक्ता हिंदी के लिए भी अप्लाई किया है, साथ में अपने प्रवक्ता संस्कृत के लिए भी किया है, तो आप प्रवक्ता हिंदी का अलग बनाएंगे, प्रवक्ता संस्कृत का अलग बनाएंगे। लेकिन ऑनलाइन जब आवेदन करेंगे तो आपका एक ही आवेदन में वो कार्य होगा, लेकिन यहाँ पर आप डुअल आपको आवेदन करने पड़ते हैं। ये सब आपको प्रमाण पत्र अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि अगर आपके प्रमाण पत्र अगर वैलिड नहीं है तो आपका अभ्यर्थन वहीं पर ही निरस्त हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कभी भी आवेदन ना करें, क्योंकि अगर आप फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन करेंगे तो आपको 5 वर्षों के लिए डिवाइड किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से स्टार्टिंग में ही दी होती है, तो इनको आप बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लें। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ अन्य अनिवार्य और वांछनीय अर्हताएं जो कि इम्पॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी सरकारी नौकरी पर है, गवर्नमेंट जॉब में है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए, शासन के पत्र संख्या दिनांक 8 अगस्त 2011 के अनुसार जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हैं, तो इनके लिए विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के अगर ये इच्छुक हैं तो उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान में रखना है कि अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने सेवायोजक से, यानी कि जिस गवर्नमेंट विभाग के अंदर आप काम करते हैं, तो वहाँ से दोस्तों आपको एनओसी प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। इस एनओसी प्रमाण पत्र को जब आप आवेदन करने जाते हैं तो उससे पहले ही दोस्तों आप अप्लाई कर लें। तो ध्यान में रखें कि एनओसी मिलने में तो समय लगता है, लेकिन आप पहले ही अप्लाई कर दें। फॉर्म भरने से पूर्व दोस्तों आप एनओसी के लिए आवेदन कर दें, और उस आवेदन पत्र की दोस्तों आप जो रिसीव्ड कॉपी है उसकी छाया प्रति को लगाएं, तो वो आपका चल जाता है। और जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक दोस्तों आप एनओसी प्रमाण पत्र हर हाल में प्राप्त कर लें। ये दोस्तों इनकी बात चलिए। हालांकि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ है कि जो सेवायोजन का जो अब फिलहाल जो नियम फिलहाल चल रहा है, तो उतना अनिवार्य करना नहीं। जो आपके सिंपल जो अभ्यर्थी जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी हैं उनके लिए भी कोई इतना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये उस समय की विज्ञप्ति, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि सेवायोजन कार्यालय में आपको रजिस्टर्ड होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों कई जो सैनिक हैं, अगर वो सैनिक कल्याण और पुनर्वास कल्याण में पंजीकृत हैं, जो कि पूर्व सैनिक रह चुके हैं, तो फिर उनको सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब बात करेंगे भर्ती की प्रक्रिया की। तो भर्ती की जो प्रक्रिया है दोस्तों, इनकी जो सेवा नियमावली 2019 की है उसके अकॉर्डिंग होती है। उसमें आपका होता क्या है कि दोस्तों एक परीक्षा, विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, और परीक्षा का आयोजित करके उनकी अभ्यर्थियों के जो उनके क्रमांक होते हैं, यानी कि जो उनके द्वारा जो प्राप्तांक होते हैं, उसके आधार पे उनको प्रवीणता क्रम में रखा जाता है, ठीक है ना। तो एक विषयवार सूची को तैयार किया जाता है और उसके आधार पर ही सिलेक्शन होता है। अब होता क्या है कि कई बार क्या होते हैं, कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनके एक ही साथ कई सारे अंक होते हैं, मतलब कि एक अंक पे कई सारे अभ्यर्थी होते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी रखा जाता है। जैसे मान लेते हैं 62.5 पे 4 लोग हैं, तो चारों के चारों लोगों को इन किया जाएगा, तो जितने आपके पद हैं उसके सापेक्ष अधिक अभ्यर्थियों को रखा जाता है, लेकिन वो संख्या 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पर प्रावधान है। कहने का मतलब है कि अगर 100 पोस्ट हैं तो 125 लोगों को दोस्तों आप रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। उसके बाद अभिलेख सत्यापन में दोस्तों क्या होगा, बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी चीज़ है कि सूची में नामों की रिक्तियों की संख्या से अधिक होती है, किंतु 25% से अनधिक होगी, उससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। और आयोग की सूची फिर नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जाती है। ये आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये इनका दोस्तों भर्ती का प्रावधान है, ठीक है ना। इसके अलावा जो पद का स्वरूप है वो और पेंशन योजना है। देखिए अराजपत्रित पद है, प्रवक्ता कोई राजपत्रित अधिकारी नहीं होता है। ये अस्थायी है। स्थायी अंशदायी पेंशन योजना है, यानी कि दोस्तों ये एनपीएस के अंतर्गत आता है, अभी ओपीएस नहीं है। ओल्ड पेंशन की जगह पे न्यू पेंशन स्कीम है दोस्तों, उस पे ये अभी फिलहाल आता है। वेतनमान इसका लेवल 8 है, लेवल 8 का आप वेतनमान दे सकते हैं, अच्छा खासा वेतन मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों अब बात करेंगे हम आयु सीमा की। तो आयु सीमा में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा जो प्रवक्ता संवर्ग है, इसकी जो आयु की गणना है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 42 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। अब देखिए वहाँ पर तो उस समय पे तो 1 जुलाई 2020 निकला था,
दोस्तों हो सकता है जब फॉर्म निकले तो 1 जुलाई 2023 हो या फिर जनवरी 2022 हो, इस टाइप से दोस्तों बनेगा। तो फिलहाल ये है कि न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम दोस्तों 42 वर्ष होनी चाहिए, यहाँ पर आपने देखना है। अब आप दोस्तों अगर किसी आरक्षण कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो फिर आपको उच्चतम आयु सीमा में छूट मिलती है। तो जितने भी आपके समय समय पर जो शासनादेश निकाले जाते हैं गवर्नमेंट के अनुसार, उनके अनुसार ही जो जितने भी लोग आरक्षण श्रेणी में हैं उनको छूट मिलती है। देखिए जहाँ पर आप देखें जैसे कि SC है, ST है, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो 21 मई 2005 के द्वारा इनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है उच्चतम आयु सीमा में। हालांकि जो OBC है यहाँ पर इन्होंने शायद ये गलत दिया है, OBC के लिए 3 वर्ष की है, लेकिन जो SC ST उनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अगर कोई शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसको 10 वर्ष की छूट अनुमन्य की गई है, ठीक है ना। ऐसे ही दोस्तों अगर जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं इनको भी दोस्तों 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। इसी तरह से अगर जो पूर्व सैनिक है उनको भी 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है, ठीक है, उच्चतम आयु सीमा में, ठीक। इसके बाद राष्ट्रीयता की बात करें तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति को देख लें, वैवाहिक परिस्थिति में दोस्तों ये है कि एक ऐसा कोई पुरुष अभ्यर्थी वो पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या फिर वो महिला पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से शादी की हो जिसकी पहले से ही पत्नी जीवित हो, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, वैवाहिक परिस्थिति में बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। शारीरिक स्वस्थता का सीधा सा मतलब है कि जब आपका दोस्तों फाइनल सिलेक्शन होगा तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको दोस्तों एक मेडिकल प्रमाण पत्र बनाना होगा, तो वो दोस्तों एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग लिया जाता है। फिलहाल अभी उसका कोई मतलब नहीं है। आप यानी कि मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए स्वस्थ होनी चाहिए, इसका प्रमाण पत्र आपको CMO के द्वारा दिया जाता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे आरक्षण की। तो आरक्षण दोस्तों दोनों प्रकार के हैं, उर्दू भी है और क्षैतिज भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सीधी बात है कि जो SC और ST को जो आपका आरक्षण अनुमन्य है, SC ST देखिए ध्यान रखना कि जो SC है, ST है, EWS है, ठीक है ना, और OBC है, ये आपके दोस्तों किस में आते हैं, ऊर्ध्व आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंतर्गत दोस्तों जो आपके आरक्षण है जैसे कि महिला आरक्षण है, ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड आरक्षण है, तो ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके क्षितिज आरक्षण के अंतर्गत दोस्तों आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने ध्यान में रखनी है। देखिए आरक्षण है, आपको आरक्षण का लाभ दोस्तों तभी मिलेगा जब आप उसको ऑनलाइन दावा करेंगे, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि कई अभ्यर्थी क्या होते हैं ऑनलाइन आवेदन में अपना आरक्षण का दावा ही नहीं करते, मतलब लिखना ही भूल जाते हैं कि वो SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, ठीक है, या महिला से हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो अपने आप ही ऑलरेडी जनरल में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा अगर आप अपना उस श्रेणी में दावा नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि जब ऑनलाइन आवेदन करें तो ऑनलाइन आवेदन ध्यानपूर्वक करें, ठीक है ना। उसके बाद ये है कि अगर आप EWS से आते हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं, तो उसका जो लाभ होता है राज्य के केवल स्थायी निवासी को ही मिलेगा, ठीक है ना। स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही मिलता है। इवन जो जितने भी आपके जो भी मतलब हम बात करेंगे, चाहे EWS की बात करें, चाहे SC ST जितने भी बात करें, तो जो भी आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो ये उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासियों को ही मिलता है। तो अगर कोई बाहर का अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई करता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इस श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने को अधिकतम आयु सीमा में किस प्रकार की छूट नहीं होगी, ये हम बात करें EWS की। तो अगर आप EWS आरक्षण के अंतर्गत आते हैं तो वहां पर आपको अधिकतम आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं होती, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप ध्यान में रखना है कि अगर आप SC ST या OBC या पूर्व सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि उत्तराखंड राज्य के अधिवासी हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ अधिकृत नहीं होगा, मतलब कि उनको आरक्षण का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा जब हम फिजिकली हैंडीकैप में आरक्षण लेने जाते हैं तो आपको पता है फिजिकली हैंडीकैप की कई सारी श्रेणियां होती हैं, तो उस श्रेणी पर 40% की विकलांगता होना अनिवार्य है, तभी जाके फिजिकली हैंडीकैप का फायदा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखिए दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ पर आप कई सारी चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई बंदा है वो हॉरिजॉन्टल श्रेणी में अगर एक से ज़्यादा कई उप श्रेणी के अंतर्गत वो दावा करता है तो उसको एक ही जगह पर लाभ मिलेगा, जहाँ पर उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा वहीं पर ये उसको फायदा, मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ कई कैटेगरियों का लाभ ले ले।
जहां पर भी अगर वो किसी भी उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वो केवल एक उपश्रेणी जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी वहीं पर ही वो लाभ पाने का पात्र होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ जो भी शासन द्वारा जो भी अभी अद्यतन में जो प्रचलित जियोज होंगे उनके आधार पर ही दिया जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए जो अभी हाल में ही कुछ समय पहले पर जो उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी आरक्षण किया गया है, 5% का दोस्तों हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उनके लिए। तो फिर उनके बारे में भी दोस्तों बात की गई है कि उत्तराखंड राज्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को भी 37 आरक्षण अनुमन्य दोस्तों यहाँ पर किया गया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे शुल्क की। तो शुल्क आप देख सकते हैं अनारक्षित के लिए 150 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग शुल्क 26.65 है, तो कुल मिला के 176.55 दोस्तों पड़ते हैं। इसी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए भी दोस्तों सेम शुल्क है, ओबीसी के लिए भी सेम शुल्क है, अनुसूचित जाति के लिए कम शुल्क रखा गया है, एसटी के लिए भी कम रखा गया है, दिव्यांग है उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, उनको प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी, और जो अनाथ बच्चे हैं उनको तो कोई भी शुल्क नहीं, उनके लिए इवन प्रोसेसिंग फीस को भी माफ दोस्तों किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का। दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए आयोग में प्राप्त अभिलेखों की स्क्रूटनी टेस्ट, ठीक है ना, इसके आयोग में भी इसमें भी दोस्तों एक संनिरीक्षा मार्गदर्शिका 2019 के आलोक में संपन्न की जाएगी दोस्तों, जो कि इनके वेबसाइट में उपलब्ध है। ये इसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए क्या होता है कि जब आपके अभिलेख दोस्तों का आयोग कार्यालय में पहुंचते हैं तो उनकी स्क्रूटनी की जाती है, उसके आधार पर ही दोस्तों आपको मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाता है। जब आप पहले स्क्रीनिंग एग्जाम को दोस्तों जब निकालेंगे तो उसके बाद आपको क्या होगा कि अपने समस्त अभिलेखों को आयोग भेजना होगा, तो फिर उनका दोस्तों क्या होता है स्क्रूटनी टेस्ट होता है, फिर देन उसके स्क्रूटनी टेस्ट के बाद ही दोस्तों आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो संनिरीक्षा परीक्षा है भी दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है एक तरीका का, तो उसके बाद ही आपको मुख्य परीक्षा में दोस्तों बैठने दिया जाता है। ठीक है ना, तो सीधी बात है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कई सारे नियम है कि अगर आपकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं है तो आपको क्या होगा कि स्क्रूटनी टेस्ट में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में डाला जाएगा। तो सीधी बात है कि अगर आपके आरक्षण से संबंधित या फिर आपके शैक्षिक अर्हता से संबंधित डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पूरे नहीं है तो फिर आपको सीधे सीधे अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची में रख दिया जाएगा। ठीक है ना, तो जितने भी आपके जो दावे होते हैं दोस्तों वो आपके पूरे होने चाहिए। लिखित परीक्षा दोस्तों आपकी हमेशा ध्यान रखना कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, इसका मैं आपको पेपर पैटर्न बता चुका हूँ दोस्तों, 2 चरणों में होती है, एक होता है स्क्रीनिंग और उसके बाद आपका होता है मेंस। तो स्क्रीनिंग एग्जाम दोस्तों ये तभी आयोजित किया जाता है जब एक से, वैसे तो आयोग में सीधे सीधे मेंस के एग्जाम का प्रावधान किया गया है, लेकिन पहले अगर कई एक हद से ज़्यादा अगर अभ्यर्थियों के आवेदन आते हैं वो तो होता ही है, वो तो प्रवक्ता का एग्जाम होगा तो उसमें बहुत सारे आवेदन आएगी, तो उससे पहले दोस्तों आपका क्या होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और उस स्क्रीनिंग टेस्ट में जो लोग अभ्यर्थी सफल होते हैं फिर उसके बाद ही उनको मेंस एग्जाम में बैठने दिया जाता है, और आपका जो सिलेक्शन होता है वो केवल मेंस एग्जाम के आधार पर ही होता है, यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी दोस्तों वो केवल मेंस एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर ही बनती है। ठीक है, तो लिखित परीक्षा आपकी दोस्तों क्या होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, आपने ध्यान में रखना है, चाहे आपकी हम स्क्रीनिंग की बात करें या फिर आपके मेंस की दोस्तों हम यहाँ पर बात करें। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा है वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, इसमें अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे, लेकिन जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी होते हैं तो उनको ये शासनादेश के अनुसार 20 नवंबर 2019 के अनुपालन में उत्तराखंड लोक सेवक द्वारा एक श्रुत लेखक एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है ना, तो इसके अलावा ध्यान रखना कि आप इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाता है, 1/4 अंक आपका कटता है, 1/4 अंक आपका काटा जाता है, जितना भी पूर्णांक होगा। मान लेते हैं अगर पूर्णांक 2 नंबर का है तो उसका 1/4 आपका कितना हो जाएगा, आपका 0.5 हो जाएगा। तो उस तरह से आपने इसमें ऋणात्मक पद्धति भी अपनाई जाती है। ठीक है ना, अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कई सारी चीज़ें दे रखी हैं कि जब आप मान लेते हैं कि उत्तर कुंजी जब आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र जब आपका हो जाता है उसके बाद फिर उत्तर कुंजी जारी की जाती है। ठीक है ना, आयोग की वेबसाइट पर, और उत्तर कुंजी के प्रकाश के 7 दिनों के भीतर प्रश्न पत्र एवं संबंधित उत्तर कुंजी के संबंध में आप अपनी आपत्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है ना, और इस अवधि के उपरांत आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जब 7 दिन बीत जाएंगे तो उसके बाद कोई भी आपत्ति पर विचार नहीं होगा। और यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा गया कि अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित 50 रुपए का शुल्क लिया जाता है। ठीक है ना, और आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदन का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरांत विषय विशेषज्ञों की संस्तुति के आधार पर ही उत्तर पत्रों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम को घोषित कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके जो भी संस्तुति दी जाएगी उसके आधार पर ही परीक्षा परिणाम को घोषित किया जाता है।
अब दोस्तों हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2020 के विषयवार लिखित परीक्षा में न्यूनतम अहकारी अंक, यानी कि न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं प्रत्येक कैटेगरी के। देखिए ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी दोस्तों आप मेंस एग्जाम को दोस्तों वहाँ पर देंगे तो हो सकता है कि अगर आपको कंसिडर ना किया जाए मेरिट में, चाहे मेरिट कितनी ही कम की गई हो या पोस्ट आपकी खाली रह जाए, उसके बावजूद भी आपको मेरिट में कंसिडर ना किया जाए, तो इसमें इसको लेकर भी कई अभ्यर्थियों के सवाल रहते हैं। देखिए हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों कि आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% अंक लाना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि आपका मेंस का पेपर होता है 200 मार्क्स का, तो आपको 90 अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 90 अंक से कम लाते हैं तो चाहे भले ही सारी पोस्ट खाली चले जाएं, आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा मेरिट में, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 80 अंक लाना अनिवार्य, यानी कि 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप इसी तरह से सॉरी ये ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी के लिए भी दोस्तों वही है, ठीक है। और अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपको 35% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि आपको 70 मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी जाके दोस्तों आपको मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं, देन उसके बाद ही आपको मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। अब ये नहीं कि आप 90 मार्क्स ले आए तो आपको मेरिट में स्थान मिल ही जाए, मिनिमम आपको 90 लाने हैं, फिर उसके ऊपर देखा जाएगा कितने अभ्यर्थी हैं, उसके पदों के सापेक्ष आपको फिर बुलाया जाएगा अगर आपका अंदर आते हो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से भी आपको जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि सबसे पहले तो मेरे को एग्ज़ाम को किसी भी तरह से क्वालिफाई कर लेना है, एंड देन उसके बाद ही आपको मेरिट में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको क्या क्या जो प्रमाण पत्र हैं वो आपने दोस्तों अपने पूरे कर लेने हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका हाई स्कूल का, फिर इंटर का, स्नातक का, पीजी का मतलब कि स्नातकोत्तर का, एलटी डिप्लोमा ये आपका होना चाहिए। अगर आप अधिमानी अर्हताओं के लिए अप्लाई करते हैं लाइक एनसीसी एनएसएस आपके पास है तो उसके, ठीक है। इसके अलावा आरक्षण स्थायी अगर आपने के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर उसके भी आपको देने पड़ेंगे प्रमाण पत्र, ठीक है ना। ठीक, तो ये चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो भी अन्य अर्हताएँ हैं उससे संबंधित आप जो भी भरेंगे रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, वो अगर आप दोस्तों किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो फिर मैंने पहले ही बोला कि आपको एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र का जो एप्लीकेशन है वो आप देंगे वहाँ पर कि आपने एनओसी के लिए अप्लाई किया है, उसकी आप एप्लीकेशन यहाँ पर जमा करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए बार बार दोस्तों बहुत बार पूछते हैं कि यदि अभ्यर्थी के नाम और पिता के नाम में अगर कुछ प्रमाण पत्रों में साम्यता नहीं है, यानी कि भिन्नता पाई जाती है, तो उस केस में आपको दोस्तों एक एफिडेविट जमा करना होता है और कुछ नहीं साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और अगर आप पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा की जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी द्वारा भी एक एफिडेविट इस तरह से डाला जाएगा कि भाई इससे पहले उसने सैनिक आरक्षण का लाभ लेके किसी और अन्य में जॉब, गवर्नमेंट जॉब में नहीं पाई है, ये दोस्तों उसने लिखना होना चाहिए। कि अगर आप मान लेते हैं पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेने जा रहे हैं तो आपको जो पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ होता है वो एक ही बार मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेके पहले गवर्नमेंट जॉब पा ली फिर उसके बाद दोबारा भी आप दूसरा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी एक जॉब ले चुके हो तो फिर आपने यहाँ पर आप मतलब इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप पहली बार लेने जा रहे हो तो आपको एक एफिडेविट दे के जाना पड़ेगा, मतलब कि एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा कि आपने इससे पहले कोई भी गवर्नमेंट जॉब पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर नहीं ली है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा समस्त विश्लेषण। अगर अभी भी कुछ पॉइंट छूट गए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उस पर मैं डिटेल वीडियो अगली बना दूंगा। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर कट हो गया होगा कि भैया आपको एलिजिबिलिटी, प्रवक्ता की एलिजिबिलिटी की क्या क्या चाहिए, आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होती है, क्या क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको जरूर दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।